हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग को पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। अभी हम लोग को क्या देखना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। कौन से स्फीयर है हम लोग के पास? हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हॉलो स्फीयर। सबसे पहले हॉलो स्फीयर देख लो। क्या हॉलो स्फीयर के लिए हम लोग वापस तीन डिस्टेंस कंसीडर करेंगे? कौन से तीन डिस्टेंसेस? वी हैव आर ग्रेटर देन आर, मतलब कौन सा हो गया? ये आउटसाइड पॉइंट, यस और नो। फिर उसके बाद r इज इक्वल्स टू आर, मतलब कौन सा पॉइंट हो गया? सरफेस। फिर उसके बाद r लेस देन r मींस इनसाइड, यस। अरे हाँ कि ना? तो ये तीन पॉइंट्स के लिए हम लोग को देखना है r ग्रेटर देन r इक्वल्स टू r एंड r लेस देन r। तो चलो, तो हम लोग को अगर ध्यान से देखा तो हम लोग को रिलेशन पता है क्या कि E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डब्बा v बाय डब्बा r। क्या हम लोग ने रिलेशन देखा है ना? तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि ऐसे देखा था ना हम लोग ने। हाँ, तो यहाँ से फिर v कितना आएगा? v इज इक्वल्स टू, बोलो बोलो, डब्बा v इज इक्वल्स टू E इंटू डब्बा r, यस और नो। और साइन कौन सी आ जाएगी? माइनस की, है ना। अगर हम लोग को v निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों साइड इंटीग्रेशन विद प्रॉपर लिमिट्स। इंटीग्रेशन करेंगे विद प्रॉपर लिमिट्स तो हम लोग को v की वैल्यू मिल जाएगी, यस और नो। कोई खास बात इसमें नहीं है। अरे है क्या खास बात? नहीं है। तो फिर चलो हॉलो स्फीयर देख लेंगे हम लोग। फर्स्ट हॉलो स्फीयर के लिए सबसे फर्स्ट केस क्या हम लोग का? r ग्रेटर देन r। एक स्फीयर बना लो। इसका रेडियस हो गया r, इसका मास हो गया m। ये पॉइंट कौन सा हो गया? सरफेस। ये पॉइंट हो गया सरफेस। कोई भी एक पॉइंट बाहर ले लो, इसको हम लोग बोल देंगे पॉइंट P। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है? r हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? क्या हम लोग को इस पॉइंट पे E पता है? यस और नो। E एट पॉइंट P कितना होगा? E एट पॉइंट P, E इज इक्वल्स टू, बताओ, G M अपॉन R स्क्वायर। E एट दैट पॉइंट कितना हो गया? GM अपॉन R स्क्वायर। तो हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को निकालना क्या है? V एट पॉइंट P, यस और नो। तो कितना आएगा? क्या डब्बा V एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E इंटू dr, यस और नो। क्या दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे? दोनों तरफ क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। तो करो दोनों साइड इंटीग्रेट। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। यहाँ तक लिख लो पहले। तो अब इसमें आगे की चीज क्या होगी? इसमें लिमिट्स लगानी पड़ेगी। लिमिट्स कहाँ से कहाँ लगाओगे? क्या आउटसाइड पॉइंट P है? इसको ऐसे समझ लिए कि मास m हो गया और कोई पॉइंट P हो गया, यस और नो, है ना। और ये मास m पॉइंट P, तो हम लोग कहाँ से लाते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को? इन्फिनिटी से लेके पॉइंट P तक। अरे यस और नो। तो हम लोग लिमिट्स कहाँ से कहाँ लगा देंगे? फ्रॉम R टू इन्फिनिटी। अरे यस कि नहीं? हाँ कि ना? R से लेके इन्फिनिटी। तो कर लो इसको सॉल्व। तो क्या आएगा? इसको इंटीग्रेट कर लो। तो यहाँ मिटा दो इसको मिटा दिया तो इंटीग्रेशन कितना आएगा इसका? बताओ। बहुत सिंपल है, मेरे को तुम लोग खुद से करना चाहिए। कितना आएगा? VP माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल्स टू, VP माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल्स टू क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ क्या? माइनस GM कॉमन आ गया बाहर, बचा क्या मेरे पास? dr अपॉन r स्क्वायर। dr अपॉन r स्क्वायर। लिमिट्स लगा दो r से लेके इंफिनिटी। ओ हाँ, यहाँ पे ऐसे आएगा फिर, बराबर। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे हम लोग। तो फाइनल पॉइंट कौन सा है? इंफिनिटी। और इनिशियल पॉइंट कौन सा है? पॉइंट, उल्टा लिख दिया। हम लोग इंफिनिटी से r पे ला रहे हैं ना। तो फाइनल पॉइंट कौन सा हुआ? पॉइंट P। इनिशियल पॉइंट कौन सा है? इंफिनिटी। इसलिए लिमिट्स लगाए r टू इंफिनिटी। r स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाय r स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय r, है ना। तो कितना है इसका? V एट इंफिनिटी कितना होगा? 0। तो माइनस VP इज इक्वल्स टू माइनस GM 1 बाय R, और लिमिट्स R से लेकर इंफिनिटी। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा? VP इज इक्वल्स टू GM कितना आएगा? -1 बाय R,
और 1/∞ कितना हो जाएगा 0 -1/r। तो Vp कितना आ गया -Gm/r। पोटेंशियल एट पॉइंट P इज -Gm/r। अच्छा अब सरफेस पे कितना होगा? हाँ Gm बाई कैपिटल R, क्योंकि सरफेस पे R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर हम लोग यहाँ पे लिख दे एट सरफेस क्या स्मॉल r इज इक्वल्स टू बिग R, वहां पुट कर दो तो वेलोसिटी पोटेंशियल एट सरफेस इज इक्वल्स टू कितना आ गया -Gm/r। पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, याद रखना। अभी हम लोग ने ये सारे पॉइंट्स देख लिए, अब हम लोग देखेंगे फॉर इनसाइड, है ना। तो वापस बनाओ एक होलो स्फीयर। ये डिस्टेंस क्या हुआ r, मान लो मैं इस पॉइंट P पर बोल रहा हूँ, जो पॉइंट P कहाँ है इनसाइड द स्फीयर। अच्छा स्फीयर कैसा है, सॉलिड की सॉलो? होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर के अंदर पॉइंट है, होलो स्फीयर के अंदर एक P पॉइंट है। अब क्या होगा, और ये मान लो ये क्या हो गया मेरा सरफेस। तो मुझे सरफेस का पता है, सरफेस के बाहर का पता है और इन्फिनिटी का पता है। क्या मुझे 3 पॉइंट का पोटेंशियल पता है? यस और नो? क्या V एट सरफेस कितना है -Gm/r। V एट एनी पॉइंट P कितना होगा -Gm/r। और V एट इन्फिनिटी कितना है? V एट इन्फिनिटी मुझे पता है 0। यस और नो? मुझे 3 पॉइंट्स का पता है, लेकिन मुझे इस अंदर वाले पॉइंट का निकालना है। तो इस इनसाइड P या आउटसाइड है ना, आउटसाइड, ये क्या हो गया मेरा P। तो एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। अब इसका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, सोच क्या दिमाग लगाओगे इसमें, इसका पोटेंशियल निकालने की। क्या होलो स्फीयर है? अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी है अभी ये बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर कितनी हो जाएगी 0, है ना। तो हम लोग को रिलेशन पता है किसका, V का और E का। क्या रिलेशन है, डब्बा V इज इक्वल्स टू -E इंटू डब्बा R। यस और नो? क्या मेरा E 0 है ना, तो उसका इंटीग्रेशन भी कितना आएगा 0, तो आंसर भी कितना आएगा 0। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सोचो इसमें ना, थोड़ा सोचो इसमें, एक थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? हल्का सा। ये 0 कब आएगा? ये 0 तब आएगा जब मेरी लिमिट्स कहां से रहेगी, सेंटर से लेके इन्फिनिटी तक। E तो 0 है, मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। पोटेंशियल 0 कब आएगा? जब मेरी लिमिट्स कहां से कहां रहेगी, सेंट्रल पॉइंट से लेके ना, सेंटर ऑफ द स्फीयर से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक। तब मेरा पोटेंशियल कितना आएगा 0। लेकिन इसमें एक चेंज है। क्या चेंज दिख रहा है तुमको? देखो कुछ तो चेंज है हल्का सा। व्हाट इज द चेंज? क्या इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट और कहीं भी इन्फिनिटी के पॉइंट के बीच में क्या ये सरफेस है कि नहीं? क्या उसका, जैसे एक होता है कंटिन्यूअस सिस्टम, जैसे मैं और तुम लोग के बीच में सिवाय एयर के कुछ नहीं है, हम लोग इसमें कुछ है क्या? एक मीडियम, जो सेम मीडियम है, राइट। तो ये कंटिन्यूअस सिस्टम हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, यहाँ पे कुछ और गैस भर दूं तो क्या मीडियम चेंज हो जाएगा, है ना। मैंने कोई और मीडियम, जैसे पानी कर दिया तो मीडियम चेंज हो गया। तो जब भी मीडियम चेंज होता है तो मतलब क्या हुआ, देयर विल बी सम चेंजेस। यस और नो? तो वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर P इनसाइड है, और P इनसाइड और इन्फिनिटी के बीच में क्या आ गया, सरफेस। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यूअस चीज मान सकता हूँ कि इसको नहीं। तो मुझे अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो इसके लिमिट्स कहाँ से कहाँ लेनी पड़ेगी, पॉइंट P से लेके सरफेस तक। ये पॉइंट P जो है, अगर ये सरफेस नहीं होता तो मैं उसको डायरेक्टली पॉइंट P से लेके इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर देता। लेकिन यहाँ पर बीच में क्या आ गया, सरफेस। तो क्या यहाँ पे चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे मेरा पोटेंशियल कितना है -Gm/r। यहाँ मेरा पोटेंशियल -Gm/r, और उसके आगे फिर कितना है -Gm/r। तो ये पॉइंट चेंज का पॉइंट है कि नहीं है? तो जब ये पॉइंट चेंज का पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक कुछ होगा, फिर यहाँ से और कुछ होगा, है ना। अगर मैं यहाँ से पॉइंट ले लूं और यहाँ से लेके कहीं पर भी लूं, तो मेरा फॉर्मूला क्या है -Gm/r स्मॉल r। उसमें कोई चेंज है क्या? कोई चेंज, क्योंकि कोई चीज बीच में आ रही है क्या? क्या इस सरफेस की वजह से पोटेंशियल चेंज हुआ कि नहीं हुआ? मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ और फिर इसके आगे कुछ और। इसलिए मेरे को लिमिट्स कहाँ से कहाँ लेनी पड़ेगी, पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। क्या यहाँ से यहाँ तक का मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी? यहाँ से यहाँ तक का कितना है -Gm/r। यस और नो? कहाँ गया वो, ये रहा। और सरफेस तक का कितना है -Gm/r। तो मेरे को कौन सा पॉइंट निकालना पड़ेगा, इनसाइड पॉइंट। इसलिए मैं लिमिट्स कहाँ से कहाँ लूंगा, पॉइंट P से लेके सरफेस तक। तो सेंटर सेम हो जाएगा ना, पॉइंट P यहाँ रख दो
तो सेंटर ले लो, ऐसा कोई बात नहीं है। बस पॉइंट भी हम लोग उसको जनरलाइज करेंगे, किसी भी पॉइंट पे इनसाइड द स्फीयर से लेके सरफेस तक का हम लोग को क्या निकालना है, पोटेंशियल। तुमको नहीं समझा अब भी? समझ में आया ना? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कुछ और है, यहाँ कुछ और है, और इसके आगे कुछ और। वही अगर ये नहीं होता तो पूरे सिस्टम के पोटेंशियल क्या हो जाता, सेम, माइनस जी एम बाय आर, खत्म, बात ही खत्म होगी। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, देयर आर सम चेंजेस। मैं अंदर का पोटेंशियल मतलब हम लोग इस पी पॉइंट का पोटेंशियल ले रहे हैं, जो पॉइंट स्फीयर के अंदर है। क्या स्फीयर के अंदर पोटेंशियल आएगा कि नहीं आएगा, ये सोचो। एक स्फीयर है, जैसे तुम है ना किसी ये रूम में बैठ गए, मान लो इस रूम में बैठ गए, ये रूम अभी कैसा है, हॉलो रूम है ना, इसको स्फीयर मान लो, एक तरह से स्फीयर बैठा हुआ है, तुम उसके अंदर बैठ गए, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसकी फील्ड है, तो क्या अंदर उसकी, चलो हम लोग को पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर इज 0, पर मान लो यहाँ पे, पर तुम पे कुछ इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? एज ए पॉइंट ऑफ पोटेंशियल का अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे तुम लोग पे इफेक्ट होना चाहिए, ये सर नो, वही हम लोग को निकालना है। तुमको अभी भी सवाल का जवाब समझ नहीं आया मुझे पता है, पर चलो हम सॉल्व करते फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो हम लोग को इस पॉइंट का निकालना है, क्या समझ में आया? तो लिमिट्स कहाँ से आएगी इसकी, पी से लेके एस, तो करो इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेट 0 आएगा ना, तो 0 आएगा, पर यहाँ पे लेकिन एक चेंज है ना, यहाँ पर क्या चेंज है, क्या हम लोग ने यहाँ पे ऐसे लिखा है कि हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं, पॉइंट पी से पॉइंट एस, पॉइंट पी से, तो फिर जब तुम लिमिट्स लिखोगे इसके तो कैसे लिखोगे, पी टू एस, लिमिट्स कहां से कहां लिखोगे, पी से लेके एस ना, तो कैसे आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी लिमिट पी से लेके एस इज इक्वल्स टू माइनस बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर, यस, इसकी भी लिमिट्स पी से लेके एस कर दो। क्या इसका ई की वैल्यू कितनी है, 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0, यस और नो, तो कितना आया, Vp माइनस Vs इज इक्वल्स टू 0, Vp इनसाइड मतलब ये इनसाइड वाला पॉइंट है ना, इज इक्वल्स टू Vs, मतलब P इनसाइड की वैल्यू कितनी आ गई, 0 की Vs, क्योंकि समझ में आया ना? तो हम लोग पोटेंशियल, इसलिए तो बार बार बोला जाता है पोटेंशियल हम लोग एक पॉइंट का निकालते हैं कि वी कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, वी कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस रेफरेंस पॉइंट लेकर। तो इनसाइड पोटेंशियल किसके बराबर है, सरफेस, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर से लेके यहाँ तक पोटेंशियल कांस्टेंट, सरफेस से लेके यहाँ तक पोटेंशियल क्या हुआ, कांस्टेंट, ये मैक्सिमम, उसके बाद माइनस जी एम बाय आर, छोटू आर, मतलब जैसे हम लोग अगर क्या सोचते ना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मानते और सिर्फ पोटेंशियल लेते तो हम लोग का आंसर कितना आता, 0। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो प्रॉपर मतलब कंसेप्ट, क्यों क्या कैसे, वी शुड पता होना चाहिए हम लोग को। तो इसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ क्या आएगा, अच्छा कहीं कहीं जगह पे ना E इज इक्वल्स टू माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर भी लेते हैं, क्यों, हाँ वेक्टर फॉर्म में, क्यों वेक्टर फॉर्म में माइनस लेते हैं हम लोग, क्योंकि जैसे ये मास m है ना, तो इसकी फील्ड इधर है, इसकी फील्ड इधर है ना पीछे की तरफ, इसलिए हम लोग यहाँ पे कितनी बार बहुत सारी जगह पे, बहुत बुक्स में तुम लोग देखोगे E इज इक्वल्स टू माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर आते हैं, वो माइनस वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पीछे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर हम लोग जो नीचे वाला ग्राफ बनाया है करेक्ट है। सबसे पहली बात, ग्राफ ऊपर के नीचे, ये v और ये x हो गया, अच्छा फिर उसके बाद कैसे, सबसे पहले कहां से लेंगे, सेंटर से, अंदर से जाएंगे, अंदर से कांस्टेंट है कि नहीं है, उसके बाद फिर सरफेस पे क्या मैक्सिमम है माइनस जी एम बाय आर, फिर उसके बाद बाहर घट जाएगी। अच्छा रेशियो कैसा है, लीनियर की जो ग्राफ आएगा वो कैसा है, कर्व आएगा कि वो आएगा, जो फील्ड के लिए ग्राफ बनाया था ना हम लोगों ने, फील्ड के लिए ग्राफ क्या था, चलो वो हॉलो स्फीयर के लिए यहाँ तक तो 0 था, है ना, फिर उसके बाद कैसे था, ये मैक्सिमम और फिर ऐसे घटने लगा था, यस और नो। पर इसमें ऐसा है कि अंदर 0 है क्या, नहीं, अंदर क्या है, कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी है, इधर देखो, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस जी एम बाय आर, क्या ये कांस्टेंट है, कहां तक, आर तक, कहां तक, आर तक, फिर उसके बाद घटने लगेगा, ये तो बनाना था बस। अब कौन सा स्फीयर आएगा, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए क्या हुआ खेल, वापिस 3 पॉइंट्स, आर ग्रेटर देन आर आउटसाइड
R इज इक्वल्स टू R सरफेस और R लेस देन R इनसाइड। अच्छा, क्या पहली दो चीजें सेम ही रहेगी? पहले दो चीज में कोई चेंज आने वाला नहीं है, पहली दो चीज सेम ही रहेगी। तो चेंज किस में आएगा? इनसाइड में। चेंज किस में आएगा? इनसाइड में, क्योंकि सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी कि नॉन जीरो? नॉन जीरो। उसका फॉर्मूला कितना था? Gm इंटू आर अपॉन आर क्यूब। यस और नो? वहां चेंज आया था, तो उस हिसाब से क्या पहली दो चीज में फॉर्मूला भी सेम था इलेक्ट्रिक फील्ड का? कितना था आउटसाइड के लिए? कितना था? Gm अपॉन आर स्क्वायर। इसके सरफेस पे कितना था? Gm अपॉन आर स्क्वायर, ये ई आउटसाइड, ये सरफेस। और इनसाइड के लिए कितना था? ई इनसाइड इज इक्वल्स टू Gm आर अपॉन आर क्यूब। Gm आर अपॉन आर क्यूब। तो क्या पहली दो चीजें हमेशा के लिए सेम आएगी? स्फीयर के लिए अगर पोटेंशियल निकाले हम लोग, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि V आउटसाइड इज इक्वल्स टू कितना आया? माइनस Gm बाय आर। V एट सरफेस कितना आ गया? माइनस Gm बाय आर। लेकिन V इनसाइड चेंज हो जाएगा। अरे ये सुनो, हम लोग को निकालना क्या है? V इनसाइड मतलब हम लोग को इसको यूज करके V इनसाइड निकालना है। तो क्या तुम लोग निकाल सकते हो? सिर्फ डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है, करो। और लिमिट्स बताइए कहां से कहां लगानी है। ये पॉइंट P है, यहां पर निकालना है हम लोग को। सरफेस तो करो इंटीग्रेशन। फिर क्या आएगा मेरे पास इंटीग्रेशन में? वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी नहीं, पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस एट सरफेस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या आएगा? माइनस के साथ आएगा इंटीग्रेशन E इंटू डी आर। लिमिट्स कहां से कहा? छोटे r से बड़ा R। यस और नो? स्मॉल r टू बिग r। ये तो करे ना हम लोग, स्मॉल r टू बिग r। करो उसको सॉल्व। अब E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू कितनी है? Gm r अपॉन आर क्यूब इंटू डी आर। क्या Gm अपॉन आर क्यूब कॉन्स्टेंट है? उसको बाहर निकाल लो। तो किसका इंटीग्रेशन होगा? आर डी आर का। आर डी आर का इंटीग्रेशन कितना होता है? आर स्क्वायर बाय टू। आर स्क्वायर बाय टू आ गया। लिमिट्स क्या है? छोटू आर से बड़ा आर। अरे ये सर नो, Gm अपॉन आर क्यूब आर इंटू डी आर। तुम लोग अपना अपना करो सॉल्व, चेक कर लेना। ऐसे कुछ आएगा। लिमिट्स पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस, तो V एट सरफेस की वैल्यू कितनी है? Gm बाय माइनस Gm बाय, भेज दो उधर। क्या आएगा इसका? फटाफट इसको उधर भेज दिया तो क्या आया? आया? फिर उसके बाद क्या कॉमन लेंगे इसमें हम लोग? माइनस Gm बाय कॉमन, मतलब इसको इजी सॉल्व करने के लिए माइनस Gm बाय आर क्यूब को कॉमन ले लो। माइनस Gm बाय आर क्यूब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा?
क्या ऊपर नीचे हम लोग को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यस और नो? अगर मैं इधर ऊपर नीचे आर स्क्वायर और आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मैं जीएम बाय आर क्यूब कॉमन ले सकता हूँ? तो लो इसको कर लेना आप। सुनो पहली बात, क्या हम लोग को पता है कि पोटेंशियल नेगेटिव क्यों आया? क्या उसमें क्लैरिटी की अब भी कोई शक है? मेरे को पहली बात तो ये बताओ। अरे क्योंकि अगला जो देखो, पहली बात जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इसके बाद आएगा, जैसे कल परसों में चैप्टर खत्म हो जाएगा, जब सैटेलाइट्स पढ़ेंगे हम लोग, सैटेलाइट्स पढ़ेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे, तब पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि सैटेलाइट और अर्थ का एक सिस्टम बन गया। यस और नो? सैटेलाइट का भी कुछ मास है, अर्थ का भी कुछ मास है, तो सिस्टम है, तो एक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसके लिए तुमको पता होना चाहिए कि भाई पोटेंशियल क्या है, कैसा। ये देखो स्पीयर, ये बॉल, ये फलाना चीज, 10 प्रकार की चीजें मैं कुछ भी दे सकता हूँ, तुमको इसमें से मैथ्स यूज करना है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो तुमको सिर्फ डिपेंडेंसी किस पे बच जाती है? मैथ्स पे, कि हाँ ऐसे ऐसे ये करना, इंटीग्रेट कैलकुलेशन है इसमें। कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्या बोला कंसेप्ट क्या था इसके अंदर? कि मेरे को पोटेंशियल निकालना है तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। यस और नो? अंदर जीरो कब होगा नहीं होगा वो मुझे पता है, वो मैंने पहले देख लिया था। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? उस बात की फील आनी जरूरी है, बाकी सब मैथमेटिक्स है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हाँ सेकेंड थिंग क्या है? सेकेंड थिंग ये है कि इसके बाद जो कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, तो वो जानने के लिए तुमको पता होना चाहिए पोटेंशियल क्या था। क्या पोटेंशियल का बार बार पूछ रहा हूं, पोटेंशियल कंसेप्ट क्लियर है? क्या नेगेटिव साइन क्यों आया समझ में आया? उस दिन रिपीट बताया था पूरा एक क्लास, हम लोग ने समझा था कि पोटेंशियल का साइन नेगेटिव क्यों आता है, क्या आता है, कैसे आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हम लोग को पता चल गया था पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल नेगेटिव क्यों है? पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम लोग पोटेंशियल पढ़ा था। और पोटेंशियल क्या था? पोटेंशियल हम लोग एक्चुअली पोटेंशियल निकालते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। यस, वी कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकालते हैं। और एक जो जिसका डिफरेंस निकाल रहे उसमें से किसी एक पॉइंट को हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। यस और नो? उसका पोटेंशियल हम लोग कितना मान लेते हैं? जीरो। उसका पोटेंशियल कितना मानते हैं? जीरो। यस और नो? तो पोटेंशियल कंसेप्ट कब आता है? कि जब भी कोई भी, जैसे दो पॉइंट हो गए, ए पॉइंट और बी पॉइंट, जब भी पार्टिकल यहाँ पड़ा हो, जैसे तुम अभी आज की क्लास में पढ़े हो, तो तुम्हारा पोटेंशियल मान लो वी एट पोटेंशियल एट पॉइंट बी हो गया, मतलब आज के दिन का पोटेंशियल। और क्या आज से लेके कल में तुम्हारे पोटेंशियल में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं तुम्हारा कल का पोटेंशियल निकालूंगा, आज का निकालूंगा, या दोनों का डिफरेंस निकालूंगा? दोनों का डिफरेंस, कि हाँ भाई आज के कंपैरिजन में कल ये बंदा या बंदी जो भी है इतना इतना उसको नॉलेज हो गया। यस और नो? और वो नॉलेज कितना कितना हुआ किस पे डिपेंड करेगा? वर्क पे। और वर्क कौन कर रहे हैं? अरे कुछ तो अच्छा बोलो मेरे बारे में, करा ना वर्क तुम लोग पे? हाँ, तो वर्क कौन कर रहे हैं? मैं, एक्सटर्नल एजेंट। यस और नो? सो हम लोग ऐसे करते हैं। तो जब भी वर्क होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसके अंदर क्या आ जाता है? पोटेंशियल। यस और नो? अरे यस और नो? फिर अभी क्या हुआ? फिर हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने थोड़ा चेंज लाया। क्या चेंज लाया? कि हम लोग एक और मास m ले आए। यस और नो? एक और मास m ले आए। अब जब एक और मास m ले आए तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? अब जो है, अब यहाँ पे हम लोग बोल रहे कि इस m की वजह से बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है। यस और नो? तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो मास m है, अभी तक तो मेरे को वर्क करना पड़ रहा था, नॉर्मली वो हो रहा था, उसका सारा सिस्टम काम कर रहा था, लेकिन अब क्या हुआ? इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड भी आ गई। यस और नो? इसकी क्या आ गई? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से इस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? वो उसके पास जाना चाहेगा, वो उसके पास जाना चाहेगा। और वो उसके पास जाएगा तो क्योंकि फोर्स कितनी लग रही है? F इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना? तो जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा वैसे वैसे फोर्स चेंज होगी, जैसे जैसे फोर्स चेंज होगी वैसे वैसे एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। लेकिन मेरे को वेलोसिटी चेंज नहीं करनी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई मतलब मैं पोटेंशियल कंसेप्ट पढ़ पाऊंगा क्या? नहीं। पहली बात तो पोटेंशियल का कंसेप्ट कहाँ आता है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। किसके लिए आएगा? पोटेंशियल का कंसेप्ट कहाँ आता है? इन कंजर्वेटिव फोर्स। यस और नो? एंड आई हैव टू टेक द बॉडी वेरी वेरी स्लोली। देखो इसका एग्जैक्ट रीजन नेगेटिव क्यों है, स्लोली क्यों है, तुम सर्च कर लेना। आज तुम घर पे जाके एक काम करना, यूट्यूब पे सर्च करना कि वाई पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, वाई पोटेंशियल इज नेगेटिव, या जो भी है साइन, तुमको एग्जैक्टली कहीं पर भी फील आने वाली नहीं। इसको हम लोग फील लेने की कोशिश करेंगे आज, तुमको ऑलमोस्ट फील आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे क्रक्स हम लोग एक साथ देखेंगे। तो क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से उसकी स्पीड बढ़ने लग गई, है ना? पर मैं चाहता हूँ उसकी स्पीड ना बढ़े, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? स्पीड नहीं बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा?
फोर्स लगानी पड़ेगी क्या उसके डायरेक्शन में कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो उसकी स्पीड को मैंने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया है ना, स्पीड में चेंज नहीं आया। यस और नो? अरे यस और नो? तो मेरा लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, अब भी पार्टिकल जा रहे हैं इधर, इधर गया फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क क्या हुआ इसका, नेगेटिव। इसका वर्क क्या हुआ, नेगेटिव। देखो ये सब बातें ना, वर्क नेगेटिव है क्या है, दीज आर ऑल मैथमेटिकल थिंग्स। कि हमको पता है कि हमने बचपन में सीखा था वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, थीटा 180 डिग्री है तो वर्क नेगेटिव है, पर एक्चुअल में वर्क नेगेटिव होता है, तुमको उस बात की फील है कभी? व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्क नेगेटिव? नेगेटिव वर्क का मतलब क्या तुमको पता है? नहीं पता ना। हम लोग को पता है कि हाँ एफ एस कॉस थीटा, थीटा 180 है तो वर्क नेगेटिव है, लेकिन हम लोग को पता नहीं नेगेटिव वर्क का मतलब क्या हुआ। हम ऐसे समझते, मेरे को भी नहीं समझ में आया था बचपन में, हमको यही लगता था कि भाई हाँ थीटा 180 डिग्री है तो वर्क नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है, तो उसके लिए हम लोग को पता होना चाहिए वर्क का मतलब। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्क, सिंपल भाषा में बताओ वर्क का मतलब क्या है? तो वर्क इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यस और नो? तो वर्क का मतलब क्या हुआ, वर्क मीन्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो जब भी मैं किसी चीज पे वर्क कर रहा हूँ, और हम लोग को ये भी पता है और अच्छे से फिक्स है दिमाग में कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो मान लो ये एक रूम है या एक यूनिवर्स हो गया हम लोग का, छोटा सा कैबिन, ये हम लोग का यूनिवर्स हो गया। तो भगवान ने इस यूनिवर्स के लिए एनर्जी क्या कर दी, कांस्टेंट, फिक्स्ड कर दी, और वो एनर्जी सब में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं नई एनर्जी पैदा और जो एग्जिस्टेड है उसको भी खत्म नहीं कर सकता। मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ कि हाँ ठीक है मेरे पास इतनी एनर्जी, तू ले ले, फिर जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो वापस दे देना। और जब तू किसी और को, मतलब ये सब एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन और ट्रांसफर हो रहा है। यस और नो? है ना? तो जब मैंने मेरे पास की एनर्जी दे दी तो मेरे पास की क्या हो गई, कम। यस, समझ में आ रही बात? जब मैंने मेरी एनर्जी दी तो मेरी एनर्जी क्या हो गई, कम, और उसकी एनर्जी ज्यादा। उसकी एनर्जी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, क्योंकि मैंने मेरी एनर्जी दी और उसकी एनर्जी बढ़ा दी। अरे यस और नो? तो अभी हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी किसकी, लेकिन मेरी एनर्जी कम हो गई तो क्या हमेशा कम ही रहेगी क्या? क्या मैं किसी और से ले लूंगा तो मेरी एनर्जी वापस बढ़ जाएगी, है ना? तो ये सिस्टम चलता रहेगा, सर्कुलेशन चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो अभी जब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या हो रहा है, सबसे पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी सिंगल मास के लिए डिफाइंड है ना, हम लोग ने उस दिन भी पढ़ा था। पोटेंशियल एनर्जी सिंगल मास के लिए डिफाइंड नहीं है। तो सिंपल अंतर बिटवीन पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि पोटेंशियल इज डिफाइंड फॉर सिंगल mass and potential energy is defined for system. Potential energy is defined for system of masses. Yes or no? है ना? तो जब भी मैं मल्टीपल मासेस की बात करूंगा, एक से ज्यादा मास यानी 2 मास, 3 मास, 4 मास, तब मैं बात करूंगा किसकी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। क्या यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? अब ध्यान से देखना, हम लोग लेंगे अर्थ और मून, किसी भी चीज का एग्जाम, सन अर्थ का ले लो, किसी चीज का ले लो, 2 मासेस कर लो, सिंपल। एक मास m हो गया, एक मास m हो गया। क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, क्या इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी है क्या? इसका पोटेंशियल है, इसके वजह से पोटेंशियल, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी ठीक है। एक मास इन्फिनिटी पे, एक मास छोटा मास m। तो अब क्या हुआ, मेरे को ना ये दूर दूर अच्छे नहीं लग रहे, मैं लोगों को दूर नहीं देख सकता, मेरे को पसंद ही नहीं कि 2 लोग दूर रहे, नहीं, मेरे को चाहिए कि लोग पास में रहे, सब पास पास में रहे, प्यार मोहब्बत से रहे, अच्छे से रहे। तो मैं इनको उनके दूरी देख सकता हूँ क्या? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इनको पास ले आऊंगा। तो पास, अच्छा वैसे इन दोनों की भी इच्छा है पास लाने की, ये दोनों ऑटोमेटिक पास आएंगे कि नहीं आएंगे? क्यों आएंगे पास? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों आपस में पास आना चाहेंगे। लेकिन अगर ये पास आएंगे तो क्या ये टकरा जाएंगे? जैसे तुमको अगर छोड़ दिया जाए आजाद कि जाओ चुन लो, किसी के साथ भी रहो, तो तुम लोग बहक जाओगे। यस और नो? अरे होगा ना, इससे हम लोग बहक जाएंगे, और बहक जाने से क्या हो जाएगा, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो वैसे ही सन अर्थ है, अर्थ मून है, दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो दोनों तो आपस में आगे मतलब टकरा जाना चाहिए। और जैसे मून अर्थ से टकराएगा तो क्या होगा, क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा ना। पर हम चाहते डिस्ट्रक्शन ना हो। तो वैसे ही ये 2 मास के बीच में क्या है, अट्रैक्शन। अगर इनको छोड़ दिया जाए आजाद तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन। ये कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं, फील कर लो इस बात को, हंसी मजाक नहीं, इसको फील करो समझ में आएगा। तो डिस्ट्रक्शन होगा, यस और नो? पर डिस्ट्रक्शन नहीं होने के लिए हम लोग कुछ करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, कि उसके ऊपर एक और फोर्स लगाते हैं। इस पे एक फोर्स कहां पर है, इस मास पे, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इसको इधर खींच रही है। यस और नो? क्या ये इसके तरफ स्पीड से ना जाए और टकरा ना जाए, उसको रोक के रखने के लिए क्या मैंने एक और फोर्स लगाई, एफ एक्सटर्नल। तो मैंने क्या कर दिया, अब ये मास को और ये मास को
एक दूरी पे फिक्स कर दिया, ये डिस्टेंस कितना हुआ r, इस दोनों पे फिक्स कर दिया। पर ये फिक्स करने के लिए क्या मुझे कुछ करना पड़ा? क्या करना पड़ा? फोर्स लगानी पड़ी या फिर एनर्जी देनी पड़ी? यस और नो? क्या फोर्स हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्या एनर्जी मतलब फोर्स हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब वर्क हुआ? यस और नो? क्या वर्क मींस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी? मतलब मैंने मेरी एनर्जी खर्चा करके एक सिस्टम बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया? तो इस सिस्टम के अंदर क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। इस सिस्टम के अंदर क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। यहां तक हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि जो एनर्जी मैंने खर्चा की वो एनर्जी क्या हो गई, उस सिस्टम को बनाए रखने में काम आ रही है। अच्छा, मुझे अगर इस सिस्टम को तोड़ना हो तो कि जितनी एनर्जी मैंने खर्चा की उतनी देनी, वापस वो करना पड़ेगा। जैसे क्या तुम लोग ने वो पढ़ा है ना, आयनाइजेशन एनर्जी, केमिस्ट्री में होता है ना आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह। तो क्या होता है कि इतनी एनर्जी देंगे तो वो आयनाइज हो जाएगा या सेपरेट हो जाएगा। यस और नो? तो कितनी एनर्जी होती है, जितनी उसको जोड़ने रखने में रिक्वायर्ड है उतनी एनर्जी अगर मैं दे दूं तो क्या वो टूट जाएगा? यस और नो? पर एक्चुअल में तुम सन और अर्थ को देखो, मून और अर्थ को देखो, तो वो एनर्जी तुम दे रहे हो क्या? कौन दे रहा है फिर? कोई तो दे रहा होगा ना, कोई तो बैठा है, कोई तो बैठा है ऊपर जो एनर्जी दे रहा है। कौन दे रहा है? दूसरा प्लैनेट्स नहीं दे रहे ना। कौन दे रहा है एनर्जी? जो सिस्टम बनाए रख रहे हैं। सन भी खुद सिस्टम में, सन भी सिस्टम है और अर्थ भी सिस्टम है, दोनों का सिस्टम बन गया। कोई तो दे रहा होगा ना, कोई तो चाचा मामा ताऊ किसका बैठा होगा ऊपर, कोई तो एनर्जी दे रहा है वहां पर। कौन? कुछ तो थॉट्स आते होंगे। हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ, तुम्हारे थॉट प्रोसेस क्या है कि कौन इसको बनाए रख रहा है सिस्टम को? जैसे हम लोग इस दो छोटे पत्थर ले लो, पत्थर का सिस्टम बना दिया, हाँ मैंने बनाया, मैं बोल सकता मैंने एनर्जी दी, लेकिन ये पत्थर नहीं ना, ये अर्थ और मून हो गए। यहाँ तो मैं एनर्जी नहीं दे सकता। यहाँ कौन दे रहा है? अदर मासेस। हाँ चलो, नहीं अदर मास नहीं दे रहे, और सोचो। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे कुछ कुछ एनर्जीज होती है, जैसे कि अगर एक न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, पर प्रोटॉन प्रोटॉन तो आपस में रिपेल करने चाहिए। तब तो न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस है मेरा वो स्टेबल होना चाहिए, क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल। लेकिन कैसा होता है? स्टेबल, क्योंकि उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। उसके अंदर क्या होती है? न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। देयर आर सम एनर्जीज एंड सम पावर्स एंड सम फोर्सेस व्हिच कैन नॉट, मतलब वो हम लोग के स्कोप के बाहर हो जाती है। उसको हम लोग सिर्फ हाँ देख सकते हैं, बट एक्चुअल रीजन उसका हम लोग को पता नहीं। कोई बोलता भगवान है, कोई बोलता कुछ है, कोई बोलता कुछ है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल रीजंस, देयर इज नो एक्चुअल रीजन फॉर दैट, बट इसको हम लोग नाम देते हैं इंटरनल एनर्जी के नाम से। क्या नाम देंगे? इंटरनल एनर्जी। तो ये जो सिस्टम बन रखा है, तो हम लोग अर्थ और सन को नहीं पकड़, हम लोग भी नॉर्मल मासेस को लेंगे। तो ये जो सिस्टम बना है, इसको बनाए रखने के लिए क्या एनर्जी लग रही है कि नहीं लग रही? तो वही इस सिस्टम की क्या बन गई? पोटेंशियल एनर्जी। इट इज ऑल्सो नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। इट इज ऑल्सो नोन एज, मतलब दो सिस्टम को ऐसे बनाए रखने के लिए, पकड़ के रखने के लिए क्या है, मुझे एक उनके अंदर एनर्जी है। अभी इस सिस्टम के अंदर क्या है? एनर्जी है कि नहीं? अगर मैं कोई सिस्टम तोड़ना हो तो क्या एनर्जी देनी पड़ेगी? तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। पर ये ऐसे बनाए रखने के लिए भी कोई एनर्जी लग रही है। जैसे एक क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अगल बगल में कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन है तो अंदर चला जाना चाहिए ना, लेकिन अंदर जा रहा है क्या? नहीं। तो क्या अपनी जगह पे घूम रहा है? यस और नो? बिकॉज देयर इज सम एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज बाइंडिंग एनर्जी। इसको हम लोग बोलते हैं कितनी बार? पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो? क्या बात समझ में आई? तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आता है कंसेप्ट, लेकिन हमको हम लोग अटकते क्या है? हम लोग अटकते हैं साइंस में, कि माइनस क्यों है, प्लस क्यों है, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है। और बुक में बहुत सुंदर से डेफिनेशन लिख देते हैं कि ये द वर्क डन इन मेकिंग अ सिस्टम इज पोटेंशियल एनर्जी, और माइनस क्यों है किसी को नहीं पता, और सब अपनी अपनी थियरीज लिखते हैं माइनस होने के लिए। पर तुम ऐसे समझो इसको, बहुत अच्छी तरीके से तुमको शायद समझ में आए। ध्यान समझना। पहली बात तो क्या मेरे को एनर्जी खर्चा करनी पड़ी सिस्टम बनाने के लिए? मेरे को एनर्जी, तो मेरी एनर्जी कम हो गई, मेरी एनर्जी क्या हो गई? और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? मेरे को इतना बताओ बस। बढ़ी। अब यहाँ से देखना फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? फॉर्मूला होता है U इज इक्वल्स टू माइनस जी M1 M2 बाय R। ये फॉर्मूला है, कैसे आया क्या हम लोग देख लेंगे, पर फॉर्मूला क्या है? U इज इक्वल्स टू माइनस जी M1 M2 बाय R। पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस सिस्टम ऑफ ग्रेविटेशनल सिस्टम, मतलब दो मासेस का पोटेंशियल एनर्जी या सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव, हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव। नेगेटिव या फिर जीरो, नेगेटिव या फिर जीरो। लेकिन मैंने स्टेटमेंट क्या दिया अभी कि अगर मैं एनर्जी खर्चा करके सिस्टम बना रहा हूं तो मेरी तो एनर्जी घटी, लेकिन उसकी एनर्जी बढ़ी ना।
फिर नेगेटिव का क्या हिसाब हुआ? मेरे स्टेटमेंट मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि नहीं किया? मैंने अभी क्या बोला कि पोटेंशियल मतलब एक सिस्टम बनाने के लिए मेरी एनर्जी तो खर्चा हो गई, मेरी एनर्जी कम, मतलब एक्चुअली मेरी माइनस होनी चाहिए, यस और नो, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, लेकिन साइन यहाँ पर क्या है? माइनस। तो ये माइनस क्या शो कर रही है हमको समझना है। ये समझ में आ गया ना, फिर तुम खुश हो जाओगे मन से कि हाँ 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 आ गया आ गया। तो माइनस GM1 अपॉन आर। अब इसको ऐसे समझो, मान लो ये अर्थ है, ये मून है, ठीक है, दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? मान लो समथिंग आर। हिसाब से क्या इसको यहां जाना चाहिए? परिजा बना है सिस्टम, एक ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, भगवान ने बना के रख दिया, लेकिन मेरी इच्छा क्या हो गई? मेरी इच्छा हो गई छेड़खानी करने की। मैं नया सिस्टम बनाएंगे, नया कुछ करेंगे, क्योंकि अब मैं अपने आप को भगवान मान रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया ना, मैंने इस मास को उठाया और यहां ले गया। तो ये काम करने में क्या मेरा वर्क पॉजिटिव कि नेगेटिव? मैं इसको उठा के यहां ले गया ना, अगेंस्ट द फील्ड ले गया, मेरा वर्क पॉजिटिव कि नेगेटिव? मेरा वर्क पॉजिटिव, कि फोर्स एक्सटर्नल भी बाहर और डिस्प्लेसमेंट भी बाहर। तो ये नया पोजीशन मान लो x हो गया, नया पोजीशन क्या हुआ? x, और मेरा वर्क कैसा था? पॉजिटिव, मेरा वर्क पॉजिटिव। ये काम करने में मेरा वर्क तो पॉजिटिव था, लेकिन मेरी एनर्जी कम हुई कि बढ़ी? क्यों बढ़, कम क्यों हो गई? सोच, क्योंकि मैंने एनर्जी खर्चा की ना नया सिस्टम बनाने में। अच्छा ऐसे भी सोचो, क्या इसको यहां से यहां ले जाने में मैं आसानी से ले गया कि मेरे को कष्ट हुआ? क्योंकि दोनों तो पास आना चाह रहे थे, अरे यस और नो, लेकिन मैं उनको दूर ले गया, तो मैं तो थक गया ना। थका कि नहीं थका? तो जो मेरी थकावट है उसकी नई एनर्जी बनी। तो इस सिस्टम की एनर्जी अब और इस सिस्टम की एनर्जी अब बढ़ी की घटी? पहले डिस्टेंस कितना था? r, अब डिस्टेंस कितना हुआ? जो भी x मान लो, तो अब एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इतना मान लो कि x इज ग्रेटर देन r, x इज ग्रेटर देन r। अब जो है इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी की घटी? सोच, फॉर्मूला देखो और आंसर बताओ। फॉर्मूला के हिसाब से घट गई, पर अब मैथमेटिक्स में जाओ थोड़ा सा। यहां साइन किसका है? माइनस। फील क्या बोलता है कि पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ी सिस्टम की, एनर्जी घटी किसकी? मेरी। अरे बोलो, एनर्जी घटी किसकी? मेरी। सिस्टम की एनर्जी, क्योंकि वर्क किस पे हुआ, तो एनर्जी किसकी बढ़ेगी? जिसने वर्क किया उसकी एनर्जी कम हो, वही हुआ यहाँ पर फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला तो इनवर्स रिलेशन है ना, फॉर्मूला बोल रहा है इनवर्स रिलेशन कि नहीं भाई बंद इसकी तो घटनी चाहिए, यस और नो, लेकिन मेरे को पता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अब देख यहाँ साइन किसका है? अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू घटेगी, ओवरऑल वैल्यू घटेगी तो यहाँ कौन सा साइन है? माइनस। तो -2 बड़ा है कि -10 बड़ा है? बता दो। -2 बड़ा है। तो फील के हिसाब से यहाँ साइन कौन सी आनी चाहिए? नेगेटिव। यहाँ पे साइन कौन सी आनी चाहिए? क्योंकि मुझे पता है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही, अगर इसको माइनस नहीं होता, ये Gm1m2 अपॉन r होता, तो क्या वैल्यू घट जाती पोटेंशियल एनर्जी की? सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता? घटता कि नहीं घटता? पर एक्चुअल में घट रहा है क्या? एक्चुअल में क्या हो रहा है? बढ़। एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, यस और नो? एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई टू बैलेंस इट, मतलब जो हम लोग ने बोला है वो सत्य है, उसके लिए यहाँ साइन कौन सी आती है? माइनस। इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या अब फील आया कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा। पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि फोर्स कैसी है? अट्रैक्टिव फोर्स। फोर्स इज, अरे तुमको नहीं समझा? नहीं समझा क्या? फोर्स कैसी फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स। क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हमेशा, अच्छा अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आओ, नेक्स्ट चैप्टर वही पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है? क्या मेरे पास दो चार्जेस है, प्लस और एक माइनस, क्या ये दोनों कैसे है? अट्रैक्टिव कि रिपल्सिव? अट्रैक्टिव, मतलब सेम केस इसके जैसा, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी हमेशा नेगेटिव, इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी हमेशा, और अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तब इनकी पोटेंशियल एनर्जी, इसका उल्टा, इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? उल्टी मतलब क्या? उल्टी मतलब वॉमिटिंग। उल्टी मतलब क्या हो जाएगा कि
माइनस भी, जीरो भी और प्लस भी। वो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ लेंगे, पर क्या इस बात की फील आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ। क्यों नेगेटिव है समझ में आया। अब हम लोग अब देखो ना, मैं बहुत सारी चीजें देखी, पूरा रिसर्च किया इसके ऊपर, मैं एक दिन पूरा बैठ के कि भाई कैसे बच्चों को फील आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है कि नहीं। 10 तरह की चीजें देखी, 10 तरह की बुक्स पढ़ी, सब जगह क्या करते ना, पहले सॉल्व करते, बड़े सुंदर तरीके से सॉल्व करेंगे, जो पहले 2-3 स्टेप तुमको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर तीसरे स्टेप में पता नहीं कहाँ कौन सी जगह से माइनस साइन आ जाएगी और वो हम लोग को पता ही नहीं चलता कि माइनस क्यों आया। और बुक्स में तो हम बुक को पूछ नहीं सकते ना, बता कैसे है, हम लोग कहीं से पूछ नहीं पाते, बुक्स में कैसे पूछोगे ना, तो वो कहीं से भी रैंडमली माइनस घुसा देंगे, फिर उसका रीजन ऐसे वेक्टर वेक्टर बना देंगे और बोल देंगे ऐसे माइनस है, पर एक्चुअल में फील हम लोग को उस चीज का नहीं आता। पर अभी समझ में आया कि नहीं आया, क्या पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव के आज कोई भी पूछे तो क्या उसको तुम समझा पाओगे क्या भाई ऐसा ऐसा रीजन है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होने का। पर ये क्या हर किसी के लिए वैलिड है क्या, इट इज ओनली वैलिड फॉर अट्रैक्टिव फोर्स, जहां अट्रैक्टिव फोर्स है उसके लिए वैलिड है। हेडिंग डाल लो पोटेंशियल एनर्जी और द सिस्टम। तो सबसे पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पार्टिकल के लिए, सिस्टम के लिए, सिस्टम के लिए, एंड इट इज ऑलवेज नेगेटिव, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कम नहीं होता, के बात क्लियर कर लो, नेगेटिव का मतलब कम नहीं होता। नेगेटिव क्या शो कर रहा है वहां पे, एक्चुअली देखा जाए तो नेगेटिव की वजह से तो समझ में आ रहा है कि हाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है सिस्टम की, और बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, जीरो भी तो हो सकती है, जब इनफाइनाइट पे लेकर तो सिस्टम ही नहीं है, तो फिर तो जीरो रहना ही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या फील आई क्या, लिख भाई पोटेंशियल एनर्जी लिख ले, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज, और 2-3 चीज पढ़ेंगे हम लोग इसमें लिखने के बाद। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, is the amount of work done in bringing the given body from infinity amount of work in bringing the given body from infinity to that point against the gravitational force. लिखो change in potential energy change in potential energy is negative of work done by conservative force. Change in potential energy is negative of work done by conservative force. Yes or no? हम लोग इसको ऐसे लिख दे, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, लिख लेना। अब इसका डेरिवेशन क्या हम लोग कर सकते हैं खुद से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। क्या करेंगे हम लोग, अच्छा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन, क्या वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना, ये हो जाएगा आर फाइनल, ये हो जाएगा आर इनिशियल एफ डॉट डी आर। यस और नो, एफ डॉट डी आर अपने को पता है एफ की वैल्यू कितनी होती है, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये कितना होगा आर फाइनल और ये हो गया आर इनिशियल। क्या जी एम वन एम टू अपॉन कॉमन वो आ गया, कांस्टेंट बाहर आ गया। फाइनल आंसर बताओ, यू एफ माइनस यू इज इक्वल्स टू माइनस जी एम वन एम टू इंटीग्रेशन ऑफ आर फाइनल आर इनिशियल डी आर अपॉन आर स्क्वायर। यू फाइनल
क्या हम लोग आर फाइनल को इन्फिनिटी बोल दे, है ना? फाइनल पॉइंट कहाँ हो गया, सेपरेट करते करते इन्फिनिटी पे ले गया, तो इन्फिनिटी पे ले हम लोग सेपरेट करें ना, तो इन्फिनिटी। अच्छा, अगर ऐसे ले जाना है सिस्टम को पास, तब इसका उल्टा हो जाएगा, पर एक्चुअली देखा जाए तो पास तो ऑटोमेटिक जा सकता है ना। तो आर फाइनल को इन्फिनिटी मान लो, तो 1/इन्फिनिटी कितना होगा, तो क्या बचा, तो क्या बचा मेरे पास, -gm1m2/r। इसको ऐसे भी मान सकते हो, देखो एक हो गया इन्फिनिटी से आर और एक हो गया आर से इन्फिनिटी, दोनों का केस रिवर्स हो जाएगा। अगर इसको हम लोग ने कहां से कहा लिया है, आर फाइनल और आर इनिशियल लिया है ना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो अब उसको हम लोग अगर 2 पॉइंट्स के लिए फिक्स कर दे तो क्या होगा, जब मैं इनफाइनाइट से आर पे ले जा रहा हूं, कहां से ला रहा हूं, इनफाइनाइट से आर, तो इनफाइनाइट से आर लाते वक्त क्या होगा हम लोग का केस, कौन सा केस हुआ, ये सपोर्टिव केस हुआ कि अगेंस्ट वाला केस हुआ। इनफाइनाइट से आर ले जाना मतलब क्या, ये सपोर्ट हो रहा है, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। और जब हम लोग आर से इनफाइनाइट ले जा रहे हैं उस केस में नेगेटिव। अब देख ले यहाँ पे कौन सा केस मैच हो रहा है, चेक कर लो। अगर आर से इनफाइनाइट ले जा रहे हैं तब चेक कर लो, और इनफाइनाइट से आर ले रहे हैं तब चेक कर लो। ये ऐसे हमेशा हम लोग को इसमें, वही मैं बोला ना, जब इसका मैथमेटिकल फॉर्म हम लोग देखते हैं तो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग टू नो, पर हम लोग को जो मैंने स्टोरी बताई उस पर अगर तुमको समझ में आ गया तो इतना अंडरस्टूड दिमाग में फिक्स कर लो कि यस, व्हेन अट्रैक्टिव फोर्स इज देयर बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, उनका पोटेंशियल एनर्जी का साइन हमेशा क्या आएगा, माइनस, U इज इक्वल टू -gm1m2/r, फिनिश, है ना। हमेशा माइनस लेना है जब फोर्स कैसा हो, अट्रैक्टिव, हमेशा माइनस लेना है।